हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एटीपी और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये समझ लिया था कि एटीपी क्या होती है, एटीपी कहाँ से जनरेट होती है, कहाँ से हमें एटीपी मिल सकता है, क्या क्या खाने से हमको एटीपी मिल सकता है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे 38 एटीपी को प्रोवाइड करता है। ये सारी बातों को हमने समझ लिया था अपने प्रीवियस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और एटीपी के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ में हम लोग रेस्पिरेशन के कितने अलग अलग प्रकार होते हैं उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है वो पिछली वीडियो से कंटिन्यू होने वाला है, तो आप लोग से गुजारिश है कि पहले आप लोग पहले का वीडियो देख लो, उसके बाद इसको कंटिन्यू करो। डायरेक्ट भी कंटिन्यू कर सकते हो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा ध्यान देंगे लेक्चर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी का वीडियो। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं एटीपी के ऊपर। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मतलब यहाँ पे तीन चीज़ है, एक तो एडिनोसाइन है, एक ट्राई है और एक फॉस्फेट है। ट्राई का मतलब होता है तीन, फॉस्फेट एक ग्रुप होता है। और एडिनोसाइन जो बना हुआ है ये दो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला तो ये एक नाइट्रोजन बेस से बना हुआ है जिसका नाम है एडेनाइन। उसके बाद पेंटोज शुगर, एडेनाइन और पेंटोज शुगर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जो एडिनोसाइन है ये बना हुआ है। ठीक है। एंड हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कुछ एटीपी के बारे में कि एटीपी क्या है। एटीपी एक डायरेक्ट एनर्जी होती है ना। अपन ने पिछले वीडियो देखा था डायरेक्ट एनर्जी क्या होती है, इनडायरेक्ट एनर्जी क्या होती है। इनडायरेक्ट में हमने ये समझा था नाड़ू क्या होता है, फाड़ू क्या होता है। क्योंकि एटीपी डायरेक्ट एनर्जी का फॉर्म है, इसलिए हम लोग एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। जैसे अपना होता है नहीं, अपन वजन करने जाते हैं, अपन कोई सामान ले जाते हैं मार्केट में, तो अपन कैसे आलू वगैरह लेते हैं तो कैसे अपन बोलते हैं 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, तो दैट इज नोन एज ए करेंसी। तो इसको एक यूनिट बोलते हैं। उसी तरीके से एटीपी क्या है? एटीपी एनर्जी को नापने की, एनर्जी को मापने की एक अपनी इकाई है, एक अपनी यूनिट है। एंड अभी हम लोग ये समझते हैं कि ये जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है ये कैसे बना हुआ है एंड इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो ये रहा एडिनोसाइन का स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले आपके पास एक नाइट्रोजन बेस है जिसका नाम है एडेनाइन। आपके पास बेसिकली 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं। एक होता है एडेनाइन, दूसरा होता है ग्वानाइन, साइटोसाइन और थायामाइन। ये 4 प्रकार के आपके पास नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। उसमें जो हमारा एटीपी है वो बनता है एडेनाइन नाम के नाइट्रोजन बेस से। हमारा नाइट्रोजन बेस एडेनाइन पेंटोज शुगर से ज्वाइन हो जाता है तो ये बना देता है एडिनोसाइन। तो एडिनोसाइन बन जाता है और एडिनोसाइन जो होता है वो तीन फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे दूसरा फॉस्फेट है, यहाँ पे तीसरा फॉस्फेट है। तो तीनों फॉस्फेट ग्रुप हमारे इस जो हमारा ये जो एडिनोसाइन है, हमारे इस एडिनोसाइन के साथ में ये तीनों फॉस्फेट ग्रुप एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं और जुड़ने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज नोन एज एटीपी। इसलिए एटीपी का जो फुल फॉर्म है इसको बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि फॉस्फेट का 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट। तो अभी बात उठती है कि यहाँ पे जो एनर्जी की बात किया हमने, एटीपी के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। हाँ ठीक है, एटीपी के अंदर एनर्जी होती है, हमने मान लिया। लेकिन ये एटीपी के अंदर जो एनर्जी होती है वो होती कहाँ पे है? जो आप लोगों ने यहाँ पे 3 फॉस्फोरस ग्रुप देखा था, जो फॉस्फोरस ग्रुप के बीच में जो अलग अलग एक एक लाइन थी ना, लाइन, उसको बोलते हैं बॉन्ड। तो ये जो फॉस्फोरस ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है, इन बॉन्ड्स के बीच में एनर्जी स्टोर होती है। अब ये एनर्जी यहाँ पे स्टोर तो है, लेकिन अगर मुझे ये एनर्जी को बाहर निकालना है, क्योंकि मुझे एनर्जी से मतलब है ना, एनर्जी से मुझे काम निकालना है, तो अगर मुझे ये एनर्जी बाहर निकालना है तो मैं क्या करूँगा? सिंपल इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा। तो मुझे एनर्जी कब मिलेगी? जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूंगा, जब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे फटाक से एनर्जी मिल जाएगी। तो एनर्जी कहाँ है? एनर्जी जो है वो प्रेजेंट है 3 फॉस्फोरस ग्रुप के अंदर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक कंडीशन के बारे में। लाइक आप 4-5 दिन से आप भूखे ही हैं, भूखे ही मतलब आप खाना खा ही नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? बिकॉज बॉडी को अपने फंक्शन तो करने हैं। अब बॉडी को अपने रोजाना के रेगुलर के फंक्शंस करने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए। अब वो एनर्जी हमारे बॉडी को मिलेगी कहाँ से? तो वो जो एनर्जी होगी वो ग्लूकोज से तो नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तुम ले नहीं रहे हो। बेसिकली हमको एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है? बेसिकली हमको एनर्जी जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ग्लूकोज के फॉर्म में। हाँ, उसके बाद जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है हम लोग को प्रोटीन से। प्रोटीन जब हम लोग खा लेते हैं तो प्रोटीन का जब हम डाइजेस्ट होता है हमारे पेट में तो वो अमाइनो एसिड के फॉर्म में होता है, तो वो अमाइनो एसिड से भी हमको एनर्जी मिलती है। एंड एट द एंड जो हम लोग फैट खाते हैं, फैट जो हमारे बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं, ऑयल वगैरह हो गया, तो ये जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है मसल्स के अंदर फैटी एसिड के फॉर्म में। ठीक है। तो इन सब से हमको क्या मिलता है? इन सब से हमको नॉर्मली एनर्जी मिलती है। लेकिन अभी यहाँ पे आप लॉन्ग टाइम से आप भूखे हो, तो एक लंबे टाइम से जब आप भूखे होते हैं तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो अभी हम लोग वो देखते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसकी भी शुरुआत कार्बोहाइड्रेट से ही होगी। कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज मिलता है वहीं से स्टार्ट होगा इसका। ग्लूकोज के बाद कन्वर्जन होगा पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड से फिर उसका बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम, एंड एसिटाइल कोएंजाइम के बाद वो जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, और क्रेब्स साइकिल के अंदर जाने के बाद हमको जो बाई प्रोडक्ट होगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वो मिलेगा। लेकिन क्योंकि आप लॉन्ग टाइम से भूखे हो, उपवास हो, तो आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट तो जा नहीं रहा है, यानी कि ग्लूकोज बन नहीं रहा है। लेकिन आपकी बॉडी के
अंदर एक्स्ट्रा जो पहले से स्टोर फैट और प्रोटीन तो जमा ही है आपकी बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर जो पहले से फैट और प्रोटीन पहले से जो जमा है, अब उनसे आपकी बॉडी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। तो जब तुम्हारी बॉडी उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी तो वहाँ पे वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करने का पायरुविक एसिड में, फिर पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में, तो ये जो प्रोसेस है कार्बोहाइड्रेट वाला, ये प्रोसेस वहाँ पे स्किप हो जाएगा। वहाँ पे जो फैट है जिसका डाइजेशन होगा फैटी एसिड का, तो वो सीधा आपके बॉडी के अंदर बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम। सेम टाइम पे जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड है वो आपकी बॉडी के अंदर सीधा बनाएगा एसिटाइल कोएंजाइम, और उसके बाद वो क्रेब साइकिल में जाएगा। क्रेब साइकिल में नाड़ू और फाड़ू वही जो बनेंगे, उसके बाद एटीसी प्रोसेस होगा और फिर जाके आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो इस तरीके से जब आप लॉन्ग टाइम के लिए उपवास रहते हैं तो ऐसे समय में आपका जो फैट होता है, आपका जो प्रोटीन होता है, ये आपकी बॉडी को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने में योगदान देते हैं। बस इतना याद रखो, जब भी आप उपवास रहते हो, जब भी आप फास्टिंग रखते हो, तो उस टाइम पे कार्बोहाइड्रेट और ये एसिटाइल कोएंजाइम के ऊपर का जितना प्रोसेस होता है, ये इतना प्रोसेस नहीं होता है। उसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारा जो फैट होगा वो डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम से कंटिन्यू करेगा बनाना, और यहाँ पे प्रोटीन भी एसिटाइल कोएंजाइम के बाद के प्रोसेस जो है उनको कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले के प्रोसेसेस को ये लोग स्किप कर देंगे, बिकॉज तुम्हारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज तो है ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की। तो बेसिकली रेस्पिरेशन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एरियोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो एरियोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये क्या होता है? एरियोबिक रेस्पिरेशन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है मार्केट में, तब उस समय जो जानवर, इंसान, जो भी प्राणी, पशु पक्षी है, वो जो सांस लेता है, वो जो रेस्पिरेशन करता है, दैट रेस्पिरेशन इज नोन एज एरियोबिक रेस्पिरेशन। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है। ऐसे समय में जो लोग जिंदा रहते हैं, जो लोग अपना खाना वाना पकाते हैं, जिंदा रहने के लिए काम करते हैं, दैट इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हमने अपने पहले के वीडियोस में देख रखा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमको एनर्जी कैसे मिलती है। कैसे मिलती है एनर्जी? वही होता है तीन प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है और एटीसी पाथ होता है। तो इन तीनों प्रोसेस से हमको एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो अभी आज के इस वीडियो में हम लोग और डेडिकेट करने वाले हैं और अच्छे से और डीप में समझने वाले हैं कि हमको एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कैसे मिलेगी। हमको एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब भी एनर्जी चाहिए होती है तो वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, एटीसी पाथ, ये तीनों प्रोसेस नहीं होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर दो ही प्रोसेस होता है, यहाँ पे टोटल तीनों के तीनों प्रोसेस नहीं होते हैं। पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं फर्मेंटेशन, जिसको हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो आपका ग्लूकोज होता है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि यहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, उतनी ऑक्सीजन इसको सप्लाई नहीं हो पाती है, और जब जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो हमारा जो सिस्टम होता है वो डगमगा जाता है, और वो 38 एटीपी जो नॉर्मली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में 38 एटीपी पैदा करता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यहाँ पे वो 38 एटीपी पैदा, 38 क्या, वो 20 एटीपी भी नहीं पैदा करने वाला है इसमें, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन की कमी है। और जब भी ऑक्सीजन कमी रहेगी, हमारा पूरा का पूरा ग्लूकोज जो रहेगा वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होगा, पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, पूरी तरीके से वो पचेगा ही नहीं। जब वो पूरी तरीके से पचेगा ही नहीं तो उसमें से पूरी तरीके से एनर्जी आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो वो पार्शियली उसका डाइजेशन होगा, और पार्शियल डाइजेशन के अंदर जितनी भी एनर्जी मिलेगी 3-4 एटीपी, वो आपको रखना पड़ेगा। तो अभी फटाक से और जंप मारते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर और समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, एनारोबिक और एरोबिक ये दोनों रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन प्रोसेस है, ये उसमें भी था और इसमें भी है। ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस में जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा ग्लूकोज में, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में। तो ये सिस्टम उसमें भी चल रहा था और यहाँ भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जिसका बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पहला प्रोसेस है और फर्मेंटेशन दूसरा प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर वही ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में। अब बात करते हैं फर्मेंटेशन, जो यहाँ पे नया नवेला जो यहाँ पे प्रोसेस आया है, इसमें क्या होता है और कैसे ये काम करता है। अब यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हो चुका है और उसके बाद फर्मेंटेशन होने जा रहा है। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से हमको मिल चुका है पायरुविक एसिड, यानी कि फर्मेंटेशन में जो भी चीज़ होने वाली है वो अब पायरुविक एसिड के बाद होगी। तो फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड का जो कन्वर्जन होगा वो पहले तो हो जाएगा अल्कोहल में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर उससे एनर्जी मिल जाएगी। हमको एनर्जी से मतलब है, तो यहाँ पे पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा अल्कोहल में और फिर कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। बेसिकली ये जो एक प्रोसेस हुआ, इससे हमको 2 एटीपी मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और प्रोसेस होगा, पायरुविक एसिड जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में और वो देगा हमको एनर्जी। यहाँ पे कितनी एटीपी मिलने वाली? यहाँ पे हमको 2 एटीपी मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा एटीपी का आप चांस रख ही नहीं सकते, भरोसा ही नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 एटीपी ही मिलने वाले हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले आपको एटीपी।
तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है वो पहले खत्म होगा, ग्लूकोज से बनेगा पायरुविक एसिड और फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि जब भी ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी, यानी कि जब ऑक्सीजन लिमिटेड प्रेजेंट होगा, तो ऐसे में आपके इन्वायरमेंट में जो भी रेस्पिरेशन होगा दैट रेस्पिरेशन इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे हमने एक सीड लिया है और उस सीड को मिट्टी में डुबो दिया है और अभी हम लोग उसके ऊपर क्या करने वाले, अभी हम लोग उसके ऊपर पानियों से बरसात करेंगे। मतलब यहाँ पे पहले सूखी मिट्टी थी, अभी हम लोग इसके ऊपर पानी का फव्वारा मारेंगे, पानी का बारिश करेंगे। तो ये जो पूरा एरिया रहेगा पूरा मॉइस्चर से भर जाएगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन था पहले, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे अब ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो क्या हमारा सीड काम नहीं करेगा? क्या ये जमेगा नहीं? क्या ये उगेगा नहीं? उगेगा। यहाँ पे सीड क्या करेगा, यहाँ पे ये जो सीड होगा ये करेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ये सांस तो लेगा, यानी कि ये रेस्पिरेशन तो करेगा, लेकिन ये जो रेस्पिरेशन करेगा दैट रेस्पिरेशन इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेगा, ये करेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में रह के जो लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की, उससे ये अपनी आप को मतलब इतना एबल बनाएगा कि वो वहाँ पे पैदा हो सके। ठीक है, तो दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा है वो ड्राई ईस्ट जो आता है, जिसका यूज़ करते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स में, है ना, पाव वगैरह बनाने के लिए ड्राई ईस्ट का यूज़ करते हैं। दूसरा वही एक्टिव ड्राई ईस्ट। बेसिकली ये क्या होता है, ये एक यूनिसेलुलर फंगई। यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर यानी कि जिसके पास खाली एक सेल होता है। सेल क्या होता है, यहाँ पे बैटरी वाले सेल की बात नहीं कर रहे हैं, जो चार्जिंग में लगाते हैं, जो अपन घड़ी में लगाते हैं, वो सेल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा स्किन होता है बना होता है टिश्यू से, और टिश्यू क्या होता है? टिश्यू बना होता है स्मॉल स्मॉल सेल से। तो वो सेल जो होता है उसमें अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म खाली एक ही सेल से बना हुआ है दैट इज नोन एज ए यूनिसेलुलर। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारा जो ईस्ट है वो, और इसका यूज़ हम लोग ज़्यादातर बेकरी प्रोडक्ट्स में करते हैं और अल्कोहल के फॉर्मेशन में भी करते हैं। दारू वारू बनाना हुआ तो इसमें हम लोग करते हैं। तो इसमें कैसे होता होगा रिएक्शन, मतलब ये ईस्ट कैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, मतलब ठीक है अगर ये करता भी है तो इससे मतलब इसको एनर्जी कैसे मिलती है। तो यहाँ पे देखते हैं फटाक से। यहाँ पे एक्चुअली ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता है हमारा ईस्ट। फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो हमने पहला वाला देखा था ना रिएक्शन, वही वाला यहाँ पे आएगा कि ये पायरुविक एसिड को जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस में बना हुआ था ग्लूकोज से जो हमारा कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड, ये उस पायरुविक एसिड को लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा इथेनॉल में। इथेनॉल बोलो या फिर अल्कोहल बोलो, बात एक ही है। ठीक है, ये कन्वर्ट करेगा अल्कोहल में, और अल्कोहल के बाद ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में देगा एनर्जी। तो अल्कोहल तो वही चीज़ है जहाँ पीने के लिए यूज़ करते हैं, वो अल्कोहल यहाँ बन जाएगा। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये गैस का हम लोग क्या करें, तुमने देखा है जो ब्रेड पाव वगैरह जो होते हैं उससे क्या होता है, जो ब्रेड पाव वगैरह होते हैं उनके अंदर भरते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे वजह से वो स्पंजी होता है ना। अभी नॉर्मल जो रोटियां होती हैं वो स्पंजी नहीं होती हैं, वो नॉर्मली होती हैं, लेकिन जब किसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर देते हैं ना तो वो स्पंजी हो जाता है। स्पंजी यानी कि दबने लगता है, स्पंज जैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ होता है यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। तो अब बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट जो एग्जाम्पल देखने वाले हम लोग इसके अंदर, वो उसकी बात करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल जो है वो बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर। ड्यू टू एक्सरसाइज जो हमारे मसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, मतलब मसल्स परेशान हो जाते हैं। आप जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो उसके वजह से आपके जो मसल्स होते हैं वो टायर्ड हो जाते हैं, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है। एंड मसल्स के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, और उस समय मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड होता है और वो आपकी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर पोजिशन पर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस समय आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, मतलब क्योंकि आप लगातार एक पर्टिकुलर रिदम में आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उस समय आपकी बॉडी को एक ऑक्सीजन की डिफिशियंसी महसूस होती है। और जब डिफिशियंसी होती है ऑक्सीजन की तो उस समय जो रेस्पिरेशन करते हैं दैट रेस्पिरेशन इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। आप लोगों को तो पता है ये वही होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन की कमी हो ऐसे समय में जो रेस्पिरेशन करते हैं दैट इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसे टाइम पे जो हमारे मसल्स होते हैं उनके अंदर लैक्टिक एसिड जो होता है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो हमने फर्मेंटेशन के अंदर जो दूसरा रिएक्शन देखा था वो यहाँ पे आएगा। जैसे पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड के अंदर और हमको यहाँ पे एनर्जी दे देगा। मतलब वही बात हो गई, डिफिशियंसी है ऑक्सीजन की, तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। हाँ, तो ओवरऑल हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो 3 एग्जाम्पल्स देखे हैं, तो ये कौन कौन करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कन्वर्ट होगा ग्लाइकोलाइसिस में, फिर वो बनाएगा पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड जैसे ही बन जाता है उसके बाद होगा यहाँ पे फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में जो हमने पहला वाला देखा उसमें हमको मिलता है अल्कोहल। क्या मिला हमको उसमें? अल्कोहल मिला, है ना, जो पी लेते हैं सब लोग अल्कोहल। अब वो अल्कोहल बनाया किसने? वो अल्कोहल बनाया है ईस्ट ने, ड्राई ईस्ट ने, है ना, इसने बनाया ना फर्मेंटेशन करके।
दूसरा फर्मेंटेशन जो हमने देखा दूसरा फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड का, जो हमारे मसल्स में स्टोर हुए। तो वो किसने बनाया? वो बनाया हमारे जो रेड ब्लड है ना, रेड ब्लड मसल्स के सेल, उन्होंने उसको लैक्टिक एसिड को बनाया। एंड तीसरा फर्मेंटेशन कौन है? तीसरा फर्मेंटेशन जो है वो है विनेगर और वाइटामिन्स। तो ये कौन करेगा? ये कुछ माइक्रोज होते हैं, बहुत से अलग अलग टाइप के माइक्रोज होते हैं, तो वो यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो यार कुछ इस तरीके से हमारी सिस्टम के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के समय किस तरह से हमारी बॉडी एनर्जी को निकालती है, यही हमारा मोटो था आज की इस लेक्चर में समझने का। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कैसे बनता है वो तो हमको पता चल गया था प्रीवियस वीडियो में ही, लेकिन जब हमारी बॉडी में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऐसे समय में जो हमारी बॉडी एनर्जी को बनाती है, उसको वो कैसे बनाती है और कितना बनाती है, तो वो आज के इस वीडियो में हमको समझना था, और हमने बहुत ही आराम से उसको यहाँ पे समझ लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट, सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एंड थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने मिला है, कुछ नॉलेजेबल चीज़ें मिली हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक मारो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या कर रहे हो कब से? सब्सक्राइब करो फटाफट चैनल को। ये सारे पीपीटीज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग फटाफट से अपने एग्जाम में आंसर्स को लिख सकते हो, जिसकी वजह से दैट्स इट गाइज, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।